पिछली बार हमने वमन और विरेचन के पहले दोष उत्क्लेशन के लिए क्या क्या देना चाहिए वो देखा था। ज्यादा करके अनुप और ग्राम्य मांसरस अगर वमन में दोषोत्क्लेशन कराना हो तो, क्योंकि कफ बढ़ना चाहिए, और विरेचन में जांगल मांसरस या यूष देना चाहिए क्योंकि पित्त बढ़ना चाहिए। ये मांसरस क्यों दिया जाता है? क्योंकि मांसरस पचने में लघु होता है लेकिन दोषोत्क्लेशक होता है, दोष को उत्क्लेश करने वाला। अब हमने वमन करवा लिया, तो पंचकर्म का क्रम क्या है? पंचकर्मों में सबसे पहले स्नेहन स्वेदन। स्नेहन स्वेदन क्यों कराते हैं ये भी हमने देख लिया था कि स्नेहन और स्वेदन से शाखागत दोष जो हैं वो मृदु होके लीन स्रोतों से निकल के कोष्ठ में आने में मदद होती है। तो वमन के पश्चात विरेचन करवाना चाहिए। कितने दिन के बाद करवाना चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि 3 से 5 दिन के भीतर करवाना चाहिए। आहार, इस 3 से 5 दिन कैसा आहार लेना चाहिए? इस 3 से 5 दिन में आहार जो है वो लघु लेना चाहिए, अग्निमांद्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 से 5 दिन जो है वो आप संसर्जन क्रम करोगे वमन के बाद, और संसर्जन क्रम करने के बाद जब अग्नि फिर से प्रदीप्त हो जाए तब आप विरेचन दोगे। मैंने पिछली बार भी बताया था कि विरेचन देने के लिए अग्नि की अपेक्षा है, दवाई पे अग्नि का कार्य होना जरूरी है तभी विरेचन होता है। वमन के दवाई पे अग्नि का कार्य अपेक्षित नहीं है। वमन की दवाई जो है वो बिना अग्नि के कार्य के भी काम करती है। तो आहार 3 से 5 दिन, प्रैक्टिकली कभी कभी 7 दिन भी देना पड़ता है। अगर बहुत अच्छा वमन शुद्धि हुआ है तो 7 दिन का संसर्जन क्रम करना पड़ता है, लेकिन 3 से 5 दिन तक यूजुअली वमन के पश्चात विरेचन दे सकते हैं। क्या वमन के बाद विरेचन करवाने के पहले स्नेहन स्वेदन करवाना चाहिए? तो अगर स्नेहन स्वेदन एक बार किया है और उसके बाद वमन किया है तो फिर से स्नेहन स्वेदन करवाने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखने का जरूरत है कि इन 3, 5 या 7 दिनों में 3, 5 या 7 दिनों में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कोष्ठगत दोष फिर से शाखाश्रित हो जाए, जिससे कोष्ठगत दोष फिर से शाखाश्रित हो जाए। ठीक है, अगर आपको सेकेंड ईयर याद है तो सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था कि कोष्ठाश्रित दोष किन किन कारणों से शाखाश्रित होते हैं। तो उसमें से एक आतप सेवन है, एक मारुत सेवन है, एक व्यायाम है। ठीक है, तो इसीलिए वमन विरेचन अगर बैक टू बैक देना है, अगर बैक टू बैक वमन और विरेचन देना है तो इट इज मोस्ट आइडियल दैट द पेशेंट इज एडमिटेड। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो उसके कोष्ठाश्रित दोष फिर से शाखाश्रित हो जाएंगे। ऐसे समय पे वापस स्नेहन स्वेदन करवाने का जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए वमन के पश्चात जब विरेचन देंगे तब पेशेंट को एडमिट करवाना जरूरी है। अब ये एडमिट कराओ ये चरक ने नहीं बोला है। चरक ने सिर्फ इतना ही बोला है कि वमन के पश्चात विरेचन देने के लिए स्नेहन स्वेदन करवाने का जरूरत नहीं, लेकिन यह हमको हमारे लॉजिक से समझना पड़ेगा कि वमन के पश्चात विरेचन करते वक्त शाखाश्रित दोष नहीं होने चाहिए। जो एक बार कोष्ठ में आ गए उनको कोष्ठ में ही रहना चाहिए। इसीलिए आतप सेवन, मारुत सेवन, व्यायाम, इन चीजों को वर्ज्य करना चाहिए और साथ ही साथ लघु आहार देना चाहिए ताकि फिर से दोष प्रकोप नहीं हो अग्निमांद्य की वजह से। अब संसर्जन क्रम बताया है उन्होंने। संसर्जन क्रम जो है वो
वमन या विरेचन के बाद देते हैं। वमन या विरेचन के बाद संसर्जन क्रम देने का जरूरत क्या है, ये भी मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि संसर्जन क्रम अग्नि वृद्धि के लिए है। संसर्जन क्रम का मेजर काम है अग्नि वृद्धि। अग्नि वृद्धि करवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो आपने सब दोषों को कोष्ठ में बुला लिया स्नेहन स्वेदन करवा के, फिर दोषोत्क्लेशन वाली द्रव्य देके दोषोत्क्लेश करवा लिया, तो सब दोष खुशी खुशी, जैसे क्लास में टीचर नहीं हो तो बच्चे बड़बड़ करते रहते हैं, वैसे ही खुशी खुशी कोष्ठ में सब दोष जो हैं वो उत्क्लेशित हैं, बढ़े हुए हैं, और झट से आपने सब लोगों को, सब दोषों को बाहर निकाल दिया। तो बॉडी अचानक से, मतलब प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं और अचानक से आपने शट डाउन कर दिया, तो फिर कंप्यूटर चालू होने में थोड़ा टाइम जैसे लगता है, वैसे ही शरीर अपनी एंजाइम्स जो हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अरे आज तो कुछ खाने को आया ही नहीं, झट से क्या हो गया अचानक से। तो इसीलिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो बंद हो जाती है, अग्नि मंद हो जाता है। इस अग्नि को फिर से चालू करने के लिए आज मैंने कुछ भी नहीं खाया और कल अगर मैं पूरा पूरा एक 2-4 थाली भर के कुछ खा लूं, तो आई विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, बिकॉज yesterday my digestive enzymes did not have any exercise, did not have anything to digest। तो इसीलिए अगर मैंने मतलब वमन या विरेचन के बाद तुरंत बहुत सारा खाना खा लिया तो मुझे अपचन हो जाएगा, खाना अपक्व रह जाएगा और उससे फिर से दोषोत्क्लेश हो जाएगा। तो संसर्जन क्रम करने से क्या होता है, धीरे धीरे अग्नि को बढ़ाते हैं। जैसे आपने किसी भी यज्ञ में देखा होगा, पहले वो घास को जलाते हैं, घास जब जल जाए तब उसमें कपूर डालते हैं, कपूर जब जल जाए तब उसमें गाय का गोबर डालते हैं, गोबर की जो राउंड राउंड प्लेट्स बनाते हैं वो डालते हैं, और उसके बाद लकड़ी डालना चालू करते हैं, फिर घी डालना चालू करते हैं। तो ये ऐसे क्यों करते हैं? उसका कारण ये है कि लकड़ी डाल के आप एक माचिस से यज्ञ को जला नहीं सकते। वो एक माचिस पूरी पूरी लकड़ी को जला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माचिस का अग्नि जो है वो मंद है, उससे ज्यादा अग्नि वो सिर्फ घास को जलाने के लिए काम आ सकता है, क्योंकि घास झट से जल जाती है। उसके बाद कपूर झट से जल जाता है और अग्नि को और बढ़ा देता है। फिर गोबर के जो कंडे होते हैं वो और जलते हैं, और इन सब से जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे लकड़ी जलना चालू हो जाती है। तो सेम चीज, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड ब्रह्मांडवाद, उन्होंने अग्नि पे भी, शरीर के कायाग्नि पे भी काम किया है। तो अब संसर्जन क्रम में उन्होंने क्या क्या देने को बोला है, देखो, पेया विलेपी अकृतम कृतम च यूषम रसम त्रिद्विर अथैक एकश्च। पेया विलेपी अकृतयुष, अकृतयुष मतलब जिस मांस रस में, अकृतयुष और कृतयुष मतलब जिस युष में तड़का नहीं डाला है वो अकृतयुष है, जिस युष में तड़का डाला है वो कृतयुष है। तो अकृतयुष, कृतयुष, फिर अकृत मांसरस और कृत मांसरस, मतलब मांसरस जिसमें तड़का नहीं डाला और मांसरस जिसमें तड़का डाला है। त्रिद्विर अथैक एकश्च, 3 अन्नकाल, 2 अन्नकाल और 1 अन्नकाल। क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय, विशुद्ध काय मतलब जिसका शोधन, जिस काय या जिस शरीर का शोधन हो गया है। क्रमेण सेवेत, क्रम कैसा होना चाहिए, पहले पेया, फिर विलेपी, फिर अकृतयुष, फिर कृतयुष, फिर अकृत मांसरस, फिर कृत मांसरस, और फिर रेगुलर अन्न। और ये किस क्रम से देना चाहिए, प्रधान, मध्य, अवर शुद्धि अशुद्धि, अवर शुद्धि अशुद्धा, मतलब जिस व्यक्ति में शुद्ध अवर शुद्धि है उसको एकश्च, जिसमें मध्य शुद्धि है उसको द्विर मतलब 2 बार,
और जिसमें प्रधान शुद्धि है या अच्छी शुद्धि है उसको त्रि। अब इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। 3 अन्न काल मतलब खाने में हम दिन में 2 बार का खाना पकड़ा जाता है। अन्न काल दिन में 2 बार होते हैं। आज भी गांव में अगर आप जाएंगे तो 2 अन्न काल होते हैं। खेत में जाने के पहले खाना खा के निकलते हैं और फिर खेत से आने के बाद 6, साढ़े 6, 7 बजे खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो 2 अन्न काल दिन में होते हैं। नाश्ता नहीं मानते, नाश्ता ये लोग नहीं मानते। तो 2 अन्न काल दिन में होते हैं। तो ऐसे 3 अन्न काल पहले पेया, मतलब अगर मेरा वमन आज सुबह कंप्लीट हो गया है तो मैं आज शाम को, कल सुबह और कल शाम को 3 अन्न काल में पेया लूंगा। उसके बाद 3 अन्न काल में विलेपी लूंगा। उसके बाद 3 अन्न काल में अकृत युष लूंगा। 3 अन्न काल कृत युष लूंगा। 3 अन्न काल अकृत मांस रस लूंगा। 3 अन्न काल कृत मांस रस लूंगा और फिर अन्न लेने को चालू करूंगा। तो अगर आप इन सब को गिनेंगे तो 3 3 3 3 3 3 करके 7 दिन का समय जाता है। अगर अच्छी शुद्धि हो गई है तो 7 दिन का समय जाता है। अगर मध्य शुद्धि हुई है तो 5 दिन का समय जाता है। और अगर अवर शुद्धि हुई है तो 3 दिन का समय जाता है वमन के बाद। सिमिलरली विरेचन के बाद भी 7.5 दिन का, क्योंकि विरेचन जो होता है वो दोपहर में कंप्लीट होता है। तो अगर वहां भी आप शाम में ले सकते हो। अगर आपने शाम में पेया लेना चालू किया तो आपका 7 दिन में प्रधान शुद्धि में कंप्लीट हो जाता है, मध्य शुद्धि में 5 दिन और अवर शुद्धि में 3 दिन। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो पिछले स्लाइड में उन्होंने क्या बताया था कि 3, 5 या 7 दिन का गैप रखना चाहिए वमन या विरेचन। 3, 5 या 7 दिन का गैप रखना चाहिए वमन या विरेचन। तो ये संसर्जन क्रम और 3, 5 और 7 दिन का जो गैप है वो हमने चेक कर लिया। अब शोधन शुद्धि की परीक्षा। प्रवर शुद्धि कब होगी, मध्य शुद्धि कब होगी और अवर शुद्धि कब होगी, जिसको हीन, मध्य और उत्तम शुद्धि भी कहते हैं। हीन शुद्धि मतलब अल्प शुद्धि, मध्य को मध्य ही कहते हैं और अवर शुद्धि को, प्रवर शुद्धि को उत्तम शुद्धि कहते हैं। प्रवर शुद्धि को उत्तम शुद्धि कहते हैं। तो ये योग से पता चलता है। हीन योग, सम्यक योग और अति योग। सम्यक और अति अलग अलग वर्ड्स हैं, मैं गैप डालना भूल गया, स्पेस डालना भूल गया। तो हीन शुद्धि या हीन योग, वमन का हीन योग, वमन का सम्यक योग और वमन का अति योग, ये 2 चीजें उन्होंने यहाँ बताई है। सम्यक योग में 3 प्रकार की शुद्धि होती है, हीन शुद्धि, मध्य शुद्धि और उत्तम शुद्धि। बाकी योग और शुद्धि अलग अलग है। हीन योग का मतलब वमन अगर ठीक से नहीं हो जाए, अति योग का मतलब है वमन ज्यादा हो जाए और सम्यक योग का मतलब है वमन ठीक तरह से हो जाए। और सम्यक योग में 3 प्रकार की शुद्धि आती है, हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और उत्तम शुद्धि। तो इसकी परीक्षा जो बताई है ये अलग अलग प्रकार से बताई है। एक वेगी की परीक्षा, मतलब कितने वेग आते हैं। दूसरा मानक की परीक्षा, मतलब दोष कितने प्रमाण में, कितने मानक, कितने मान में शरीर से बाहर निकलते हैं। और तीसरा आंति की परीक्षा, मतलब अंत में क्या दिखता है, अंत में, वमन के अंत में या विरेचन के अंत में क्या दिखता है। ये सब आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ईयर में तो 100% पढ़ा हुआ है और फोर्थ ईयर में वापस पंचकर्म में पढ़ोगे। और लैंगी की परीक्षा मतलब लक्षण क्या दिखते हैं, लिंग क्या दिखते हैं। तो 4 प्रकार की सम्यक योग की परीक्षा होती है, हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और उत्तम शुद्धि के लिए। एक होती है वेगी की, वेग, दूसरी मानकी, मान, और तीसरी आंतिकी, मतलब अंत में क्या दिखता है। और चौथी लैंगी की, मतलब लिंग क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या लिंग या लक्षण दिखते हैं। आंतिकी, वैगिकी, मानकी और लैंगिकी।
ठीक है, इसका ये नेमोनिक है। अब वमन विरेचन की शुद्धि को देखिए। वेगी की शुद्धि में वमन में 4 वेग आते हैं। वेग, अगर आपने कभी वमन देखा होगा तो एक बाउट आता है। अगर आपको कभी उल्टी आई होगी, कुछ खाया होगा या कुछ सूंघा होगा, कहीं कचरे के डब्बे से बाहर निकले, बाजू में निकले होंगे, तो वेग आता है वमन का। दैट इज वन वेग। वेग में 2 प्रकार के वेग आते हैं। एक शुष्क वेग जिसमें से कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ इतना आवाज आता है, और एक वो वेग जिसमें निकलता है। तो वेगी की परीक्षा में निकलने वाला वेग को पकड़ेंगे, सिर्फ आवाज वाले वेग को नहीं पकड़ेंगे। वेगी की परीक्षा में अगर हीन शुद्धि हो तो 4 वेग आते हैं, मध्य शुद्धि हो तो 6 आते हैं, और उत्तम शुद्धि हो तो 8 वेग आते हैं। सिमिलरली विरेचन में 10 वेग, 10 बार अगर वो टॉयलेट जाए, अब यहाँ 10 बार जो है, ये 10 बार ध्यान रखने जैसा है कि जब विरेचन देंगे तो सबसे पहले मल निकलेगा, उसके बाद दोष निकलना चालू होंगे। तो पहले 2 या 3 वेगों को छोड़ देना चाहिए, उनको नहीं पकड़ना चाहिए। जैसे शुष्क वेग को नहीं पकड़ते वमन में, वैसे ही पहले 2 वेगों को नहीं पकड़ते विरेचन में, क्योंकि वो मल निकल रहा है, दोष नहीं निकल रहे। तो अगर 10 वेग आते हैं तो वो 10 मतलब 12, क्योंकि पहले 2 वेगों को हमने छोड़ दिया। तो 10 वेग आते हैं तो हीन शुद्धि होती है, 20 वेग आते हैं तो मध्य शुद्धि होती है, और 30 वेग आते हैं तो उत्तम शुद्धि मानी जाती है। उसके बाद मानकी। मानकी में एक मानक, वन प्रस्थ, एक प्रस्थ मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 ml। तो 150 ml टू 200 ml इज वन प्रस्थ। तो अगर एक प्रस्थ है तो एक प्रस्थ को हीन शुद्धि माना जाता है, 1.5 प्रस्थ हो तो मध्य शुद्धि, और 2 प्रस्थ हो तो उत्तम शुद्धि माना जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके डबल, मतलब 2 प्रस्थ हो तो हीन शुद्धि विरेचन में आता है, 3 प्रस्थ हो तो मध्य शुद्धि आता है, और 4 प्रस्थ अगर दोष निकल जाए तो उत्तम शुद्धि आता है। शुद्धि किस लिए जरूरी है? क्योंकि शरीर से कितने दोषों का शोधन हुआ है, ये समझने के लिए। अब आज की तारीख में वमन को हम वेगिकी, मानकी, आंतिकी और लैंगिकी चारों रूप से चेक कर सकते हैं, लेकिन विरेचन को हम मानकी से कभी कभी चेक करना रह जाते हैं, क्योंकि रोगी तो जाके टॉयलेट पे बैठता है, तो टॉयलेट से हम कुछ ये नहीं कर सकते, मानक नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर ठीक तरह से करे तो दैट टॉयलेट, उस टॉयलेट, इट कैन बी अ स्टील टॉयलेट जिसके नीचे आपने प्लास्टिक का बाल्टी लगा के रखा है जिसमें दोष कलेक्ट होते हैं। तो व्हाट वी यूजुअली एडवाइज कि विरेचन करने के पहले 2 वेगों के लिए रोगी कमोड पे बैठे, और उसके बाद बाल्टी पे बैठे। बाल्टी पे मतलब वो स्टील वाले कमोड पे। तो मानकी में 1, 1.5, 2, और विरेचन में 2, 3, 4। ये टेबल अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको वेदिकी, मानकी और आंतिकी, ये तीनों परीक्षाएं हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और प्रवर शुद्धि में याद रह जाएगा। अब आंतिकी परीक्षा। आंतिकी का मतलब है अंत में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है। अगर पित्तांत वमन है, पित्तांत है, वमन के शुरुआत में कफ निकलता है, लास्ट में पित्त निकलना चालू हो जाता है। पित्त निकलने के 2 लक्षण हैं। एक तो जो निकल रहा है उसमें येलोइश कलर बढ़ जाता है। दूसरा, पित्त कैसे होता है, कटु होता है, आम्ल होता है। तो पेशेंट जब वमन करता है तो कड़वा और आम्ल रस वाला चीज उसको जबान पे प्रतीत होता है। विरेचन में ये चीज नहीं होती, क्योंकि गुद भाग में कोई जबान नहीं होती, और कफ का वैसे मधुर और आम्ल रस होता है, लेकिन कफ का कोई टेस्ट वहां नहीं समझता। लेकिन पित्तांत समझ में आता है, इवन पेशेंट को समझ में आता है। तो जब वमन कर रहे हैं तो पित्तांत वमन,
और जब विरेचन कर रहे हैं तो कफांत विरेचन। किन क्रम से दोष निकलते हैं? पहले वमन में कफ निकलता है, फिर पित्त निकलता है, लास्ट में वात निकलता है। वात निकलता है का क्या मतलब है कि लास्ट में पेशेंट को शुष्क वमन होना चालू हो जाता है। वापस आवाज तो आता है लेकिन कुछ बाहर नहीं आता। वैसे ही विरेचन में पहले पित्त निकलता है, फिर कफ निकलता है और लास्ट में वात निकलना चालू हो जाता है। मतलब पेशेंट को विरेचन की संवेदना होती है, लेकिन जब वो जाके बैठता है तो सिर्फ गैस पास होता है, बाकी कुछ नहीं निकलता। तो ध्यान रखिए, वमन में पहले कफ, फिर पित्त, फिर वात। विरेचन में पहले पित्त, फिर कफ, विद वात, फिर वात। ठीक है, तो कफांत विरेचन। जब पित्त विरेचन हो रहा है तो किसी किसी पेशेंट को गुद भाग में उष्ण संवेदना होती है। तो जब तक उष्ण संवेदना हो रही है तब तक पित्त और उसके बाद कफांत। जब आप विरेचन को देखोगे, पेशेंट के स्टूल्स को देखोगे, तो ऊपर फ्रॉथी कफ, फ्रॉथ से भरा हुआ कफ आपको दिखना चालू हो जाएगा। अब लैंगिकी परीक्षा करने के पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल डू द अटेंडेंस, बिकॉज 52 पीपल हैव कम। तो 52 लोगों में हम पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। ये रहा आपके सामने। अब वमन की, मानकी, वेगिकी और अंतिकी हमने देख ली। लैंगिकी परीक्षा में हमको हीन योग, मध्य योग और उत्तम योग समझ में आ जाते हैं। अब हीन योग जो है उसको मैंने ब्लू किया हुआ है। मध्य योग, उत्तम योग, सॉरी, सम्यक योग में जो सम्यक योग है उसको मैंने ग्रीन किया हुआ है, जो हीन योग है उसको मैंने ब्लू किया हुआ है, और जो अति योग है उसको मैंने रेड किया हुआ है। तो क्रमात् कफ पित्तम अथा अनिलश्च, क्रम से कफ पित्त और अनिल निकलते हैं। अनिल मतलब वात, वमन में। यस्यति सम्यक अवामिता, सम्यक वामिता मतलब अच्छे वमन में सबसे पहले क्रम से कफ, पित्त और अनिल निकलते हैं। उसके बाद हृत पार्श्व मूर्धे इंद्रिय मार्ग शुद्धौ। हृत मतलब हृदय प्रदेश, पार्श्व मतलब फ्लैंक्स दोनों साइड, और मूर्धा मतलब सर, इसमें इंद्रिय और इसमें मार्ग शुद्ध प्रतीत होते हैं। मतलब पेशेंट क्या कहेगा? हल्का लगता है, अब कोई तकलीफ नहीं लगती। तथा लघुत्वे अपि, लघुत्व मतलब हल्कापन, हल्कापन लगता है, अब सब साफ हुआ ऐसा लगता है, वमन का वेग रुक जाता है अपने आप से, और क्रम से कफ, पित्त और अनिल निकलते हैं। अगर हीन योग हुआ, सम्यक योग नहीं हुआ, तो क्या हो जाता है? दुष्छर्दिते, मतलब छर्दी अगर ठीक तरह से नहीं हुई तो स्फोट कोठ कंडु रुत ख विशुद्ध गुरुगात्रता, पेशेंट को छाती भारी लगती है, गुरुगात्रता, और स्फोट कोट कंडु, चमड़ी पे, स्किन पे अलग अलग प्रकार के स्फोट कोट कंडु आना चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोष जो है वो फिर से धीरे धीरे रस में मिक्स हो जाना चालू हो जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो त्वचा जो है वो रस से पोषण होती है, या रस का उपधातु। तो इसीलिए स्फोट कोटकंडु आने चालू हो जाते हैं, मतलब स्किन में अलग अलग इरप्शंस आते हैं। और रुत ख विशुद्धि, अविशुद्धि, रुत ख अविशुद्धि, रुत प्रदेश में और छाती के स्रोतसों में अविशुद्धि लगती है, या भारीपन लगता है, या शुद्ध या अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अति योग में अगर वमन ज्यादा हो जाए गलती से, तो तृण मोह मूर्छा, तृष्णा मोह मूर्छा, अनिल अनिल का अनिल कोप मतलब वात का प्रकोप, निद्रा,
बलादि निर्वमने अतिच, मतलब निद्रा और बल चला जाता है, निद्रा और बल चला जाता है। निद्रा बलादि हानि, क्या क्या होता है, ज्यादा वमन होने से वाटर कंटेंट कम हो जाता है बॉडी का, तो तृष्णा ज्यादा लगती है, मोह ज्यादा लगता है, रोगी ठीक तरह से समझ नहीं पाता, मूर्छा ज्यादा आती है। अब धातु वाटर कंटेंट बॉडी का चला जाने की वजह से चक्कर आती है। अब मूर्छा का और वाटर कंटेंट का बहुत संबंध है। अगर आपको याद हो या अगर आपने कभी देखा हो, तो जो चक्कर आके गिरा हुआ आदमी है उसके मुख पे पहले क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, पानी से उसको शीतल करने की कोशिश करते हैं, फिर उठने के बाद पानी पिलाते हैं। तो मूर्छा भी पानी की वजह से या शरीर से ज्यादा वाटर कंटेंट निकल जाने की वजह से होता है। अनिल कोप, अनिल कोप मतलब वायु का प्रकोप। अब वमन में अगर वायु का प्रकोप होगा तो क्या होगा, वायु के प्रकोप में सबसे ज्यादा शूल और रुक्षता, शूल और रुक्षता ये दोनों होंगे। सर दर्द करेगा, या फिर चमड़ी रुक्ष हो जाएगी, या फिर पेशेंट का बल चला जाएगा। अनिल कोप के लक्षण आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वात वृद्धि, अनिल कोप मतलब वात वृद्धि, वात वृद्धि के लक्षण आपने देखे हैं। तो उसमें बल निकल जाता है, निद्रा नाश होता है। तो अगर वात वृद्धि होगी, ये ध्यान रखने के लिए समझना बहुत जरूरी है कि वमन के अति योग में वात वृद्धि होती है। अब हम विरेचन की तरफ चलते हैं। विरेचन की लैंगिकी परीक्षा में क्या है, फिर से सम्यक योग को ग्रीन में, हीन योग को ब्लू में और अति योग को रेड में। तो सम्यक योग क्या होता है, जैसे वहां छाती के स्रोतसों की और हृदय की विशुद्धि लगती है, वैसे ही यहाँ पेट के स्रोतसों में विशुद्धि लगती है। स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो, इंद्रिया संप्रसाद मतलब क्लीन हो जाती है। रोगी को चीजें समझने लगती है, ठीक से दिखाई दे, ठीक से दिखाई तो वैसे भी शायद देती होंगी, लेकिन उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, लघुत्वम लघुता बढ़ जाती है। ऊर्जा अग्निर अनामयत्वम, ऊर्जा आती है, ऊर्जा मतलब यू आर एक्टिव, अग्नि बढ़ जाती है, भूख लगना थोड़ी थोड़ी चालू हो जाती है। उसके बाद अनामयत्वम, आमय मतलब रोग, अनामय मतलब रोग शांत हो जाता है। प्राप्तिश्च विट पित्त कफानिलाना, प्राप्तिश्च विट पित्त, याद है वहां पर कफ पित्त और अनिल निकलते थे, यहाँ पर क्या निकलता है, विट मतलब स्टूल्स, कफ सॉरी पित्त, कफ और अनिल, मतलब पहले स्टूल्स निकलेंगे, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा, फिर अनिल निकलेगा, वात निकलेगा। सम्यक विरिक्तस्य भवेत क्रमेण, और ये कैसे निकलेंगे, सम्यक विरिक्त में क्रम से निकलेंगे, पहले विट, फिर पित्त, फिर कफ, फिर वात। अब हीन योग में क्या होता है, अगर ठीक तरह से विरेचन नहीं हुआ तो क्या होता है, स्यात् श्लेष्म पित्तानिल संप्रकोपः, श्लेष्मा पित्त और अनिल तीनों दोषों के प्रकोप होते हैं। वहां पर किसका प्रकोप होता था, वहां पर अति योग में वमन में सिर्फ वात का प्रकोप होता था और अयोग में कफ का प्रकोप होता था। यहाँ पर तीनों दोषों का प्रकोप होता है। सादस तथा अग्नेर गुरुगात्रता, अग्नि साध, सादस तथा अग्नि मतलब भूख नहीं लगती, अग्नि साध हो जाता है और गुरुता आती है, शरीर में भारी भारी लगता है। प्रतिश्याय तंद्रा तथा छर्दी अरोकश्च, अरोचकश्च, प्रतिश्चाय मतलब सर्दी हो जाती है, तंद्रा मतलब नींद आती है। और बिकॉज विरेचन ठीक तरह से नहीं हुआ और कफ अभी भी प्रकोपित है, तो इसीलिए छर्दी भी आ सकती है। और अरोचक मतलब मुंह में खाने की टेस्ट नहीं लगती। वातानुलोम्य न च दुर्विरिक्ते, दुर्विरिक्ते मतलब ठीक तरह से विरेचन नहीं हुआ तो वातानुलोमन नहीं होता, वातानुलोम्य न च, वातानुलोमन ठीक से नहीं होता मतलब पेट से गैस ठीक से नहीं निकलती। अब भारी भारी लगता है, ब्लोटेड लगता है। अब लास्ट वाला अति योग में कफास्त्र पित्त क्षयजा अनिलोत्था, अति योग में भी वापस अनिल का या वात का प्रकोप होता है।
कफास्त्र पित्त मतलब अस्र, रक्त निकलना चालू हो जाता है, रक्त का क्षय होता है। सुप्तांग मर्द क्लम वेपनाद्या, वेपन मतलब थरथर ट्रेमर्स, सुप्तांग मतलब सुप्ति आ जाती है अंग में, क्लम मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं होती। निद्रा बल अभाव तम प्रवेशा, निद्रा और बल का अभाव आ जाता है, वही लक्षण जो वात के प्रकोप में दिखते हैं। तम प्रवेशा, आंख के सामने अंधेरा आ जाता है। स उन्माद हिक्काश्च विरेच ते इति, उन्माद और हिक्का हो जाता है। हिक्का मतलब हिचकी,